कल्पनाश के आगे देख लीजिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिमाणों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। वे बातें, पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवगत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एक सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी भी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को, अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें ना हम केवल जीवित ही रहे बल्कि अपने आध्यात्मिक बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत और समुद्र से भी गहरी और आकाश से अधिक व्यापक है। दूसरी बात जो संबंध में विचारणीय वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र में हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वह उन सब में ये एकता भी है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जन साधारण का हृदय इसलिए आंदोलित होता क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जन साधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शा थी और इसी से उनकी सफलता थी। मैं तो ये समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बतानी चाहिए। इनके पीछे व्यक्तिक लाभ और लोभ की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसकी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिक स्वार्थों और तथ्यों पर जोर न देकर व्यक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्रवाई इस तराजू पर तोली जानी चाहिए। किसी प्रक्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसमें बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से सुख पहुँचा सके और प्रत्येक व्यक्ति की पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन, मान लीजिए कि एक रकम होती है जिसमें अधिक उपार्जन करने से शक्ति परिवार में नहीं होती, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना ही होगा जितना कि प्रथम कही गई स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। इसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख मिलेगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर ये पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं है क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश के बीच का हो, या वर्तमान ही रहेगा। आज विज्ञान के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति समूह के उत्कर्ष दूसरे व्यक्ति समूह के गिराने में होता ही रहेगा।
इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यह नैतिक अंकुश, ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को सीमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। इसमें इतना ही है, आज इतना ही। ये पैराग्राफ है बाद वाला, आज मनुष्य के हाथों में। इसमें से मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं। विज्ञान ने आज क्या किया है? पहला प्रश्न है विज्ञान ने आज क्या किया है। दूसरा है आज विज्ञान का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। और तीसरा प्रश्न है मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती। और चौथा प्रश्न इसी का कि गद्यांश का सारांश लिखिए। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे। इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, छांट कर लिखेंगे, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा।